Okay. Hi, everyone. So I welcome you to Dr. Diksha's classes, right? So it's been long. I haven't posted anything, but yeah, now I'll be bringing some new things into it. Okay. So as you can see on the board, we'll be starting with lecture one today. And myself, Dr. Diksha Goel, I am graduated as Bachelor's of Dental Surgery. There are many exams which I have passed through. I gave CBSE All India PMT in 2012, Punjab PMT, Haryana PMT in the same year. So it's far back, right? And then I also appeared for NEET MDS in 2018. So these are my prior qualifications, and also I've been experienced in teaching past 6 to 7 years. Now, I would like to the main come to the main topic. ठीक है, तो आज हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे एक ऐसी सीरीज जो मैं विश करती हूँ कि आप लोगों के लिए एकदम हेल्पफुल हो, आपके लिए काफी बेनिफिशियल रहे एंड यू लीड टू ग्रेट सक्सेस थ्रू इट। ठीक है, तो मैं सबसे पहले एड्रेस करती हूँ कि मैं किस चीज के बारे में बात कर रही हूँ। ओके, सो लेट्स मूव। हमारी इस चैनल की, इस वीडियो की ये प्लेलिस्ट जो मैं बनाने वाली हूँ यहाँ पर डॉक्टर दीक्षास क्लासेस में, इसमें सबसे अच्छी ओरिएंटेशन रहेगी कॉन्सेप्ट लर्न। बायोलॉजी मेरा सब्जेक्ट है, एज यू कैन सी आई हैव डॉक्टर रिटन front of my name. Okay, so you can analyze through it, and also I have told you that I am BDS. I've also passed through the same phase which you are aspiring for, so I think I'll be the better person to guide you for it. Okay, तो सबसे पहले हमें कॉन्सेप्ट लर्निंग पे ध्यान देंगे यहाँ पे। माय सब्जेक्ट एज यू ऑल नो इज बायोलॉजी। ओके, अब बायो करने के लिए वी हैव मेजर की। ठीक है, बायो यूजुअली लोग तभी करते हैं जब उनको डॉक्टर बनना है, उनको मेडिकल फील्ड में जाना है, उन्हें नीट देना है। ओके, आई ब्रॉट अ न्यू थिंग दैट इज नीट। ओके, सो क्लास 10th के बाद हम लोग सोचते हैं कि अब क्या करना है, वी गेट अ लिटिल कंफ्यूज्ड, हमें समझ में नहीं आता कुछ। कुछ बच्चे काफी टाइम से क्लियर होते हैं कि हमें तो डॉक्टर ही बनना है। करेक्ट, सो यस, वो 11th 12th में मेडिकल लेते हैं, बहुत तैयारियां करते हैं, सब जगह से पूछते हैं, बेस्ट से बेस्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करते हैं, एंड दे प्लान फॉर अ लॉट मेनी थिंग्स। ठीक है, तो मैं आपके उसी प्लानिंग का एक थोड़ा सा पार्ट बनूंगी। ओके, आपको हेल्प करूंगी उस चीज को पास थ्रू करने में। हमारे यहाँ दो एम्स रहेंगे, एक सीबीएसई बोर्ड्स, सिंस वी ऑल नो दैट बोर्ड्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है in class 12th. Okay, and then after you pass class 12th we have a competitive exam, that is NEET. To become a doctor, NEET is essential, it's very essential to qualify। उसी के थ्रू आप डॉक्टर लाइक किसी भी डिग्री में आगे जाएंगे, फॉर एग्जाम्पल MBBS, BDS और व्हाट्सएवर यू विश फॉर, राइट, दैट्स योर ओन पर्सनल चॉइस। अगर मैं बात करूं इस पूरे करियर की, ये कैसे हेड करता है, राइट, सो मैं MBBS मेन टारगेट लेके चलती हूँ, क्योंकि मोस्टली बच्चे MBBS के लिए एस्पायर करते हैं। ठीक है, आई नॉट से ऑल, लेकिन हाँ, मैक्सिमम ऑफ द स्टूडेंट्स वांट टू बिकम एन MBBS डॉक्टर। ओके, सो इट्स अ लॉन्ग जर्नी बच्चों, ऐसा नहीं है कि शुरू हुई एंड इट विल कम टू एन एंड, नो, इट्स अ वेरी लॉन्ग जर्नी। Okay, MBBS is for 5.5 years and then we go for masters, MD-MS करते हैं हम, वो 3 साल लग जाते हैं, बीच में एंट्रेंस आता है, ऐसा नहीं है डायरेक्ट चलेंगे, हमें नीट पीजी देना पड़ता है। जैसे अभी मैं बात नीट यूजी की कर रही हूँ, तो तब हम नीट पीजी देते हैं। ठीक है, देन वी गो फॉर डबल मास्टर्स, दैट इज डॉक्टर्स ऑफ मेडिसिन। ओके, एंड देन फाइनली बिकम अ वेरी वेल एस्टैब्लिश्ड एंड अ गुड लर्निंग एज वेल एज गुड अर्निंग डॉक्टर। ओके, ठीक है, तो ये तो हमारी जर्नी है जब हम आगे इस करियर की तरफ चले। अब वापस आ जाते हैं MBBS में। MBBS में एडमिशन लेने के लिए हमें स्टार्ट करना है एक एंट्रेंस से, जिसको हम बोलते हैं नीट यूजी। ठीक है, जो बच्चे +2 के बाद देते हैं, है ना, एंड दे क्वालिफाई इट टू गेट इनटू, टू गेट टू टेक एडमिशन इन अ वेरी गुड मेडिकल कॉलेज। सो नीट यूजी में 3 सब्जेक्ट्स पे हमारा प्राइम फोकस रहता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। दैट इज फॉर बोथ क्लासेस 11 एंड क्लासेस 12। हाँ, दोनों क्लासेस का सिलेबस आता है उसमें। अब बायोलॉजी मेन सब्जेक्ट है, सिंस डॉक्टर बनने के लिए दिस इज द मेन सब्जेक्ट। ओके, तो ये बायो भी आगे 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है जब हम 11th 12th में मूव इन करते हैं। Like for example, study of plants get included under botany and study of animals get included under zoology.
अब आप बोलोगे मैम हमने ह्यूमंस की बात तो करी नहीं। बात तो हमें ह्यूमंस की करनी चाहिए थी, क्योंकि डॉक्टर तो हम अपने बॉडी का ही बनते हैं। ऐसा नहीं है, डॉक्टर बहुत तरीके के होते हैं। सो ह्यूमंस आर आल्सो इंक्लूडेड अंडर स्टडी ऑफ एनिमल्स। ओके, जूलॉजी का पार्ट करता है। अगर मैं बात करूं जूलॉजी की, जूलॉजी में बहुत सारे कंटेंट्स हैं, जैसा आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। क्लास 11th में बेसिकली एनिमल किंगडम आता है, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। ये दो मेन चीजें हैं जो हमारी एनिमल्स से डील करती है। देन द थर्ड पार्ट इज बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल्स एक बड़ा इंटरेस्टिंग और अलग सा टॉपिक है जिसका बैकग्राउंड हमने नहीं पढ़ा। सो जब हम पढ़ेंगे इसको, आई विल मेक श्योर आई विल मेक इट द बेस्ट वन फॉर यू। एंड देन वी हैव ह्यूमन फिजियोलॉजी। ह्यूमन फिजियोलॉजी में आगे टोटल 7 चैप्टर्स होंगे जो हम एक एक करके हमारे बॉडी सिस्टम से रिलेट करके पढ़ेंगे। ठीक है। देन सिमिलरली जब हम क्लास 12th में जाएंगे तो जूलॉजी के अलग कंटेंट्स आएंगे, जैसे ह्यूमन रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, जिसका बेस आपने 10th में भी पढ़ा होगा श्योरली। देन एवोल्यूशन, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, ये दोनों भी 9th 10th से आए हैं। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज का प्रीवियस चैप्टर था व्हाई डू वी फॉल इन क्लास 9th में, एंड एवोल्यूशन तो क्लास 10th का ही चैप्टर है। उनका बेटर वर्जन अब आगे करते हैं। एंड देन लास्ट वन इज बायोटेक्नोलॉजी। जैसे 11th क्लास में बायोमोलिक्यूल्स एक बिल्कुल नया टॉपिक है, वैसे ये 12th क्लास में बायोटेक्नोलॉजी एक एकदम ही डिफरेंट टॉपिक आएगा। सेम लाइन अगेन, आई मेक श्योर दैट आई मेक द बेस्ट वन फॉर यू। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं एनिमल किंगडम की। सबसे पहला चैप्टर एनिमल किंगडम था। हम उसी एनिमल किंगडम से आज का सेशन रिलेट करेंगे। अब एनिमल किंगडम का मतलब क्या है पहले तो, ठीक है। नाउ लेट मी टेल यू व्हाट डू वी एक्चुअली मीन बाय एनिमल किंगडम। बेटा एनिमल किंगडम का मतलब है कि हम उसमें कुछ ऐसी चीजें इंक्लूड करें जो एनिमल्स से रिलेटेड। यस, यू आर एब्सोल्युटली राइट। जितने भी एनिमल्स हमने पढ़ने हैं, ठीक है, वो कैसे दिखते हैं, क्या उनकी क्लासिफिकेशन है, उन्हें हमने कैसे खोजा, किस पे डाला, कौन से ग्रुप में रखा, क्या उनके फीचर्स हैं, सब हम इस बड़े से किंगडम एनिमल किंगडम में पढ़े। ठीक है, चलिए इतनी बात तो आई गेस आपको समझ में आ गई होगी। बट अगर मैं आगे बात करूं, आप देख सकते हैं मैंने 2 सब डिविजन लगाए हैं, पार्ट 1 एंड पार्ट 1 में मैं लिख रही हूँ एनिमल लाइक ऑर्गेनिजम्स। मतलब कुछ ऐसी स्पीशीज होंगी जो एनिमल्स के जैसी दिखती होगी, राइट, विच आई एम स्पेसिफिकली राइटिंग एनिमल लाइक, राइट। और एनिमल्स सेकेंड पार्ट है जो एग्जैक्टली एनिमल्स ही होंगे। अब इसमें क्या डिफरेंस है, व्हाट इज द डिफरेंस, मतलब ऐसा हमने क्यों किया कि हमने इसको 2 पार्ट्स में क्लासिफाई किया। तो ठीक है, देखते हैं अब क्या होता है बेटा। एनिमल लाइक ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं ना, उसमें कुछ फीचर्स तो ऐसे होते हैं जो एनिमल्स के जैसे सेल वॉल का एब्सेंट होना। अब आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा कि सेल वॉल क्या होता है, ठीक है। और वो लोकोमोशन दिखाते हैं, मतलब एनिमल्स की तरह चलते हैं। हेटेरोट्रोफिक न्यूट्रिशन रखते हैं। हेटेरोट्रोफिक न्यूट्रिशन मतलब दूसरों के ऊपर खाने के लिए डिपेंड करते हैं, ठीक है। तो ये तो ठीक है, डिपेंड्स ऑन अदर फॉर्म, लोगों के ऊपर या और किसी चीज के ऊपर वो डिपेंड करेंगे अपने खाने के लिए। लोकोमोशन मतलब दे विल मूव, वो चलेंगे। और सेल वॉल एब्सेंट का मतलब है बेटा, इन केस यू डोंट नो व्हाट इज सेल और सेल वॉल, मैं बता दी। इस अर्थ पे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट करते हैं, सब एक छोटे से यूनिट के बने हुए हैं जिसको सेल है, ठीक है। हर ऑर्गेनिज्म में या तो एक सेल, कुछ होते हैं जिनमें एक सेल होता है, कुछ होते हैं जिनमें बहुत सारे सेल होते हैं। तो अल्टीमेटली सारे के सारे ऑर्गेनिज्म किससे बने हुए हैं, सेल्स। अब इन सेल्स के ऊपर बाहर की तरफ एक कवरिंग होती है जिससे सेल वॉल बोला जाता है। ये सेल वॉल एनिमल्स में नहीं हो। ये सबसे बड़ा कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंस होता है एनिमल्स और प्लांट्स, ठीक है। तो ये जो एनिमल लाइक ऑर्गेनिजम्स हैं, ये भी ये फीचर एग्जिबिट करते हैं। दैट इज व्हाई हमने इनको एनिमल लाइक ऑर्गेनिजम्स में रखा, एनिमल किंगडम में रखा, ठीक है। लेकिन हमने इनको प्रॉपर एनिमल किंगडम में क्यों नहीं रखा और इनको अलग से इसलिए निकाला है क्योंकि इनमें कुछ फीचर ऐसे होते हैं जिनकी वजह से हम इनको एनिमल किंगडम में नहीं रख पाएंगे। अब आप सोचोगे कि मैम ऐसे कौन से फीचर्स होते हैं, तो वो ही हम शॉर्टली पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे जैसे हम प्रोग्रेस करते जाएंगे हम पढ़ते जाएंगे। मैं नहीं चाहूंगी कि किसी भी चीज में मैं बहुत ज्यादा हरी क्रिएट करूं जो आपको एक प्रॉब्लम में ले जाए
and it will make it usual than any other book or any other lecture. No, I don't want that. Okay, तो हम बहुत लिमिटेड चले, ठीक है। अब तक मैंने जितना भी कुछ बताया वो बिल्कुल बेसिक था। आपकी स्ट्रीम के लिए इंट्रोडक्शन दी, आपके सब्जेक्ट्स के बारे में बताया, आपके सब्जेक्ट्स में बताया कि हम क्या पढ़ेंगे, करेक्ट। और छोटी सी आपको एनिमल्स के बारे में इंफॉर्मेशन दी कि जिन जिनको हम एनिमल्स कहते हैं ना, वो सभी एनिमल्स नहीं होते, कुछ कुछ ऑर्गेनिज्म उसमें एनिमल्स के जैसे, ठीक है। आप खुद भी देखो अपनी डेली रूटीन में, कोई भी चीज आपके सामने आती है, आप इसको कहते हो अरे यार ये तो एनिमल, एनिमल बोलेंगे इसको, अरे नहीं इसका तो फीचर नहीं लग रहा एनिमल के जैसा, ठीक है। तो उन्हीं चीजों को हमें कहीं ना कहीं अलग करना है और सोच समझ के पढ़। चलो अब आगे चलते हैं। इससे पहले मैं आपको एनिमल्स के बारे में ही और डिटेल में लेके जाऊं, आई वुड रियली लाइक टू टेल यू कि अर्थ पे इतने सारे ऑर्गेनिजम्स हैं, तो हमने उनमें से कैसे छांटा कि एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, या वो बैक्टीरिया है, या वो इंसेक्ट है, बर्ड है, कैसे पता लगा इन सब चीजों के बारे में? नहीं समझ में आया ना कुछ? तो हम स्टार्ट करते हैं पुरानी हिस्ट्री से, ठीक है। अब अगर हिस्ट्री की मैं बात करूं, 1735, दैट्स अ लॉन्ग वे बैक। ओके, अभी तो 2023 चल रहा है, ये तो हम 70s में चले गए, 1735। ओके सॉरी, तब एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था लीनियस, ठीक है। याद रखना साइंटिस्ट का नाम क्या था, लीनियस। अरे मैम यही तो प्रॉब्लम है, याद ही तो रहता नहीं है कौन सा साइंटिस्ट था। तो ठीक है, हम कैसे याद करेंगे कि जब भी बायोलॉजी की हिस्ट्री में पहले साइंटिस्ट की बात थी तो वो एल से स्टार्ट था, ठीक है, एंड दैट विल बी लीनियस। एल से हम बात करते हैं लास्ट ईयर, ठीक है, या लास्ट मंथ, या लास्ट डेकेड, तो हम पीछे की बात करते हैं, और उसी से हम किसको याद रखेंगे, लीनियस, ठीक है। सो लीनियस वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट जिसने टू किंगडम क्लासिफिकेशन प्रपोज। अरे मैम ये तो बहुत भारी वर्ड हो गया, टू किंगडम क्लासिफिकेशन, व्हाट इज इट? ठीक है समझते हैं, नॉट टू पैनिक। अब कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिन्हें हमें देख के ही पता लग जाता है ये प्लांट्स है, ये एनिमल्स, ठीक है। कैसे? अभी बताया मैंने आपको, प्लांट्स चलते नहीं है, एक ही जगह पे ग्रो करते हैं, और एनिमल्स मूव करते हैं। सबसे बड़ा डिफरेंस तो यही है, ठीक है। तो जैसे अब उस टाइम इतनी टेक्नोलॉजी तो थी नहीं, कुछ नहीं थी, तो लीनियस ने देखा, उसने प्रपोज कर दिया टू किंगडम क्लासिफिकेशन की, वाह भाई वाह, दो प्लांट्स हैं, प्लांट किंगडम प्लांटी, एनिमल किंगडम एनिमल, नाम दे दिया, ठीक है। अब ये जो किंगडम वर्ड आया है, इसकी इसकी कहानी मैं आपको अभी बताऊं थोड़ी देर में, ठीक है, कि हमने इसका नाम किंगडम ही क्यों रखा। बट इतनी चीज तो आपको समझ में आ गई कि जो चल रहे हैं उनको एनिमल्स में रख दिया, जो एक ही जगह रह के ग्रो कर रहे थे उनको प्लांट्स में रख दिया, और दो नाम दे दिए लीनियस ने, भाई तुम प्लांट्स और तुम, खत्म कहानी, ठीक है। उसने और कुछ नहीं सोचा और अपनी चीजों को आगे प्रपोज कर दिया। जैसे कोई भी अपनी चीज बताता है तो वो आगे पास ऑन कर देता है कि ये मेरी स्टडी है, आप इसको बुक में पब्लिश कर दो। इसी तरह हमारे बुक में लीनियस का नाम आ गया, उसकी टू किंगडम क्लासिफिकेशन आ गई। लेकिन धीरे धीरे हमको पता लगा, जब 100+ ईयर्स बीत गए, 1866 आया, टेक्नोलॉजी थोड़ी सी और बढ़ी, और समझदार लोगों ने धरती पे जन्म लिया, ठीक है। तो उसमें से एक इंटेलिजेंट पर्सन था, अर्नस्ट हेकल। ओके, आई स्टैंड्स फॉर इंटेलिजेंट, ठीक है, एंड AEIOU होते हैं हमारे वॉवल्स। तो आई के साथ क्या है, ई, एंड ई स्टैंड्स फॉर अर्नस्ट हेकल। 100 से 100+ सालों बाद एक साइंटिस्ट आया जिसका नाम था अर्नस्ट हेकल। उसने ये दिमाग लगाया कि यार प्लांट्स में और एनिमल्स में, ठीक है, हमने अलग अलग कर दिया, लेकिन उसने देखा कुछ प्लांट्स थे जो एक ही सेल के बने हुए थे, कुछ एनिमल्स थे जो एक ही सेल के बने हुए थे, कुछ प्लांट्स थे जो बहुत सारे सेल्स के बने हुए थे, कुछ एनिमल्स भी थे जो बहुत सारे सेल्स के बने हुए थे। तो उसको ये चीज अच्छी नहीं लगी कि हमने सारों को एक ही उसमें रख दिया। उसने क्या किया, इनमें से एक एक सेल वाले अलग कर दिए, सारे सेल्स वाले अलग, ठीक है। तो उसने जितने भी एक सेल वाले प्लांट्स या एनिमल्स थे उन सबको एक नए किंगडम में रख दिया, जिसका नाम दे दिया प्रोटिस्टा, ठीक है। ये तो चलो इसने अच्छी बात की, अभी तक तो किसी के दिमाग में नहीं आया
कि सिंगल सेल और डबल सेल या बहुत सारे सेल्स जैसी भी कोई चीज होगी। लेकिन जैसे टेक्नोलॉजी थोड़ी बढ़ी तो अर्नस्ट हेगल जो कि एक इंटेलिजेंट साइंटिस्ट आया, उसने सारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म दोनों किंगडम में से निकाले और उठा के उसको प्रोटिस्टा में डाल। चलो बहुत बढ़िया, अब आगे चलते हैं। लेकिन फिर 100 साल एक और महान साइंटिस्ट आई। उन्होंने बोला कि यार कितनी कंफ्यूजन कर रखी है सब। ठीक है, सी से कंफ्यूजन, सी से प्लैंड, तो कॉपलैंड ने एक और किंगडम नाम का बम फोड़ दिया। ठीक है, अब कौन सा किंगडम लेके आया वो? मोनेरा। मोनेरा क्यों लेकर आया? क्या जरूरत पड़ी थी? यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर अलग अलग हो तो गए थे। नहीं, दिक्कत क्या हुई थी? जिन लोगों ने 9th क्लास में सेल चैप्टर पढ़ा होगा वो याद होगा कि सेल के अंदर एक न्यूक्लियस नाम का स्ट्रक्चर था। और जिन्होंने नहीं पढ़ा उनको मैं बता देती हूँ कि जिस सेल की मैं बात कर रही हूँ, फॉर एग्जाम्पल ये एक सेल है जिससे सभी ऑर्गेनिज्म बने हुए हैं, उस सेल के अंदर एक स्ट्रक्चर होता है जिसे बोला जाता है न्यूक्लियस। ठीक है, अब दिक्कत क्या है कि किन्हीं ऑर्गेनिजम्स में ये जो न्यूक्लियस है वो वेल डेवलप्ड है, मतलब अच्छा खासा ब्यूटीफुल सुंदर दिखता है, सिमटा हुआ। ठीक है, लेकिन कईयों में ये न्यूक्लियस कैसा दिखता है? स्कैटर्ड, एकदम बिखरा हुआ, कोई इसकी शेप नहीं होती ढंग से, कोई कुछ नहीं होती, और ये ऐसे इधर उधर फैला हुआ होता है। ठीक है, तो जहां पे ये ऐसी स्कैटर्ड होता है उसको हम बोल देते हैं बेटे प्रोकैरियोट्स, और जहां ये एकदम वेल डेवलप्ड होता है उन ऑर्गेनिजम्स को हम बोल देते हैं यूकैरियोट्स। अरे एक और क्लासिफिकेशन बन गई। अब तक तो हम सिर्फ सेल की बात कर रहे थे, अब हमने न्यूक्लियस की बेसिस पे एक पूरे के पूरे 2 किंगडम बना दिए। लेकिन एक बात सोचो, न्यूक्लियस इतना क्या इंपॉर्टेंट था उसकी बेसिस में हमने क्लासिफिकेशन कर दी? आ गया एक पॉइंट जो हमने 9th में भी पढ़ा होगा, और अगर नहीं पढ़ा होगा तो मैं बता देती। जो न्यूक्लियस होता है दैट इज द कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल। सेल की जितनी भी एक्टिविटीज है उनको कौन कंट्रोल कर रहा है? न्यूक्लियस। तो इसीलिए न्यूक्लियस एक इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेली बन जाती है, जिसके बेसिस पे हमने 2 चीजें निकाल दी, यूकैरियोट्स जिसमें सब कुछ बहुत सिमटा हुआ था, और प्रोकैरियोट्स जिसमें न्यूक्लियस पूरा का पूरा स्कैटर। ठीक है, और इनको 2 किंगडम्स में डिवाइड कर दिया। चलिए सॉर्ट। अब तो शायद खत्म हो जाना चाहिए, और कोई क्लासिफिकेशन नहीं आनी चाहिए, क्या कहते हो? नहीं, अभी भी वेट खत्म नहीं हुई थी। एक 4th क्लासिफिकेशन आई 1969 में, लेकिन इस बार आप देख रहे हो ज्यादा सालों का डिफरेंस नहीं पड़ा। कुछ 56 से 69 आने में तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ा है ना, 12-13 साल ही लगे। और वहां एक नया साइंटिस्ट आया जिसको बोला गया आर.एच. विटेकर। बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, आर.एच. विटेकर। आर.एच. विटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन प्रपोज की। ओके, एंड 5 किंगडम क्लासिफिकेशन क्या थी? जिसमें उसने एक और किंगडम जनरेट कर दिया जिसको बोला गया फंगाई। अब इसकी क्या जरूरत पड़ी थी? देखो बेटा, आपने सुना होगा अब तक कि लाइफ में ना ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं जो जैसा हम चाहते हैं वैसे वर्कआउट नहीं करते। सिमिलरली इन सभी किंगडम्स में कुछ कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स थे जो ना तो प्लांटे में प्लेस हो पा रहे थे, ना प्रोटिस्टा में, ना मोनेरा में, ना एनिमेलिया में। तो हमने उन सब ऑर्गेनिजम्स को अलग अलग किंगडम से उठाया और एक किंगडम में डाल दिया जिसको हमने बोला फंगाई। तो फंगाई एक ऐसा किंगडम था जिसमें हमने ऐसे ऑर्गेनिजम्स डाले जो किसी भी किंगडम के साथ मैच नहीं करते। ठीक है, अब ये आर.एच. विटेकर क्योंकि आपके पेपर में पूछा जाता है, इसको तो आप डाई हार्ड लर्न ही कर। ठीक है, इसको लास्ट वाले लीनियस और इंटेलिजेंट वाले अर्नस्ट हेगल एंड कंफ्यूजो कॉपलैंड से कंफ्यूज नहीं करना, इसको अलग से लर्न। ठीक है, आर.एच. विटेकर हमारे मेजर साइंटिस्ट थे जिन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन प्रपोज करी। कौन से ईयर में? 1969 में। ये चीज को मार्क करके नोट डाउन कर लेना,
क्योंकि अपने नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसमें आपके ऊपर एक क्वेश्चन बना के आपसे पूछूंगी, वो भी पास्ट नीट पेपर से उठा के। ये छोटी सी चीज हम हमेशा रखेंगे अपनी स्लाइड्स, कि हम वो क्वेश्चंस आपसे पूछेंगे जो लास्ट या प्रीवियस ईयर ईएमटीज में या नीट्स में पूछे गए, ठीक है, इवन सीबीएसई बोर्ड में। चलिए, अब हमने सब समझ लिया कि कहाँ से एनिमल्स आए, कहाँ से प्लांट्स आए, क्यों उनकी क्लासिफिकेशन थी, वगैरह वगैरह एवरीथिंग। थोड़ा थोड़ा हमें आइडिया लग गया इस चीज। अब हम स्टार्ट करेंगे अपने टॉपिक से, जिसको हमें हेड करना है आगे, एनिमल लाइक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, आपको ये जान के बहुत ही ज्यादा हैरानी होगी कि जितने भी एनिमल जैसे ऑर्गेनिजम्स थे, वो हमने कौन से किंगडम में चूज किया था? प्रोटिस्टा। ठीक है, तो दैट मीन्स अर्नस्ट हेकल ने जो ये किंगडम बनाया था प्रोटिस्टा, इसमें जो ऑर्गेनिजम्स उसने उठा के डाले थे ना, वो आधे एनिमल्स के जैसे थे और आधे वो प्लांट्स के जैसे शायद दिखते होंगे, नो आइडिया। ठीक है, बट वो कुछ डिफरेंट थे। ठीक है, अब वो क्यों डिफरेंट थे, कैसे डिफरेंट थे, यही हमें आगे पढ़ना है। ठीक है, ओहो ये क्या लिखा है मैम, फाइलम? ये वर्ड तो नहीं पहले सुना, फाइलम, नेवर हर्ड बिफोर, है ना। चलो इसको समझते हैं। ठीक है, अब आपने अगर गिफ्ट वाली गेम खेली हो ना, डब्बे में डब्बा, डब्बे में डब्बा, डब्बे में डब्बा, तो कुछ ऐसा ही फ्लो चार्ट है हमारी बायोलॉजी में भी। ठीक है, कोई भी एक स्पीशीज है, ठीक है, मानो फॉर एग्जाम्पल कैट की कोई स्पीशी है, ठीक है, तो उस स्पीशी को हम एक बड़ी कैटेगरी में रखते हैं जिसे जीनस बोलते हैं। फिर उस जीनस को हम एक फैमिली में रखते हैं, फैमिली को ऑर्डर में, ऑर्डर को क्लास में, क्लास को फाइलम में, फाइलम को एक बड़े किंगडम में। ठीक है, मैंने साथ में रिलेट करने के लिए लिखा है कि जैसे हम एक वर्ल्ड की बात करते हैं, वर्ल्ड में सब कुछ एग्जिस्ट करता है, उसी तरह किंगडम में सब कुछ एग्जिस्ट करता है। ठीक है, अब वर्ल्ड के अंदर आगे कैटेगराइजेशन है डिफरेंट डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स की, उसी तरह किंगडम की आगे कैटेगराइजेशन है डिफरेंट डिफरेंट फाइलम्स। ठीक है, तो तभी तो यहाँ पे मैंने लिखा किंगडम प्रोटिस्टा, पहला फाइलम फाइलम यूग्लिनॉइड, दूसरा फाइलम फाइलम प्रोटोजोआ। ठीक है, सिमिलरली उसी तरह जैसे हम कह देते हैं वर्ल्ड में बहुत सारे कॉन्टिनेंट्स हैं, एक एशिया तो एक अंटार्कटिका। ठीक है, उसी तरह यहाँ पे हमने किंगडम प्रोटिस्टा के दो फाइलम बना दिए, फाइलम प्रोटोजोआ और फाइलम यूग्लिनिड्स। आगे उनकी क्लासेस भी हम पढ़ेंगे, लेकिन अभी उसमें जल्दी नहीं करेंगे, आज सिर्फ उतनी ही चीज पढ़ेंगे जो हमें याद रहेगी। ये वाला फ्लो चार्ट आप थोड़े दिल से अपने लर्न कर लेना, और ये वर्ल्ड कॉन्टिनेंट्स वाली चीज के साथ रिलेट करते रहना, ताकि आप आगे भी जाके लेक्चर्स में कहीं कंफ्यूज ना हो। ओके, चलो अब आगे चलते। करेक्ट, हमने ये जो जितनी चीज पढ़ी है आज तक की अभी, ठीक है, पिछली 13 स्लाइड्स में जितना पढ़ा हमने, उसको हमें क्विक रेशो में समराइज कर देते हैं। मैंने नीड से स्टार्ट किया, आपको मैंने बायो के बारे में बताया, बायो की डिविजन्स बताई, जिसमें हमारा फोकस पहले जुअलॉजी पे रहा। जुअलॉजी में हम 11th क्लास से स्टार्ट करेंगे और प्राइम टॉपिक लेंगे एनिमल्स। एनिमल्स दो तरीके के, एक जो पूरे एनिमल किंगडम में पड़े हैं जो कि 5th किंगडम है, एंड एक एनिमल लाइक ऑर्गेनिज्म जो हमने प्रोटिस्टा नाम के किंगडम में डाले रखे। ठीक है, तो इस किंगडम प्रोटिस्टा को मैं नेक्स्ट लेक्चर से कंटिन्यू करूँ, लेकिन इससे पहले मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर पढ़ाऊं, मैं आपको ये ग्रीन में जो मेरे स्लाइड पर दिखा रखे हैं मैंने 4-5 पॉइंट्स, इनके बेसिस पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सीबीएसई बोर्ड के और नीट के दोनों के आपको दिखाऊंगी, आपसे पूछूंगी और डिस्कस करूंगी। ठीक है, जैसे मोनेरन्स की अगर मैं बात करूं, उसमें हमने सारे कौन से ऑर्गेनिजम्स रखे थे? प्रोकैरियोट्स। ये देखो, इसमें क्या थे? सारे प्रोकैरियोट्स। तो सिमिलरली यहाँ पर आए मोनेरन्स में और प्रोकैरियोट्स, उसी तरह प्रोटिस्टा में सारे आए यूकैरियोट्स। ठीक है, आर.एच. विटेकर ने 1969 में 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, ठीक है, एंड आखिरी किंगडम जो प्रपोज में आया वो था फंगाई। बाकी चारों किंगडम पहले से मौजूद थे, आर.एच. विटेकर ने बस कुछ कुछ निकाल के फंगाई में
डाल। करेक्ट। अब जितना मैंने ये सब आपको कराया, आप अपने माइंड में रखना, उसको पेन डाउन करना, उसको समझना, उसको सोचना। ठीक है, सोचना बहुत जरूरी है बेटा, कुछ भी क्रैम नहीं करना है, हमने रट्टा तो लगाना ही नहीं है, वरना ये चीज भी एक आम चीज बन जाए। ठीक है, एक नॉर्मल क्लास की तरह ये लेक्चर बन जाए। हमने उससे हटके इसको उठाना है, इसको बनाना है, एंड वी विल कंटिन्यू विद द सेकंड लेक्चर। ठीक है, आई विश आपको ये समझ में आया होगा। डू सी माई ऑल द वीडियोज, आई एम पोस्टिंग दिस फॉर माई चिल्ड्रन ओनली, ताकि वो अच्छे से पढ़े, और जो कमियां शायद मुझ में रहेगी अपना नीट, अपना पीएमटी क्लियर करते हुए, वो आप लोग फेस ना करें। ठीक है, that is all from my side for this first lecture, and stay tuned for my second lecture. Thank you very much.